दिस इज लेक्चर नंबर 4 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इस पार्ट में हम क्या देखेंगे, पहले तो देखेंगे जो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन है वो सीखेंगे, एंड देन वी विल लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ वेरी होता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कोलिजन है, नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, वो बढ़ता है। और अगर नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन टू सक्सेसिव नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन बढ़ता है तो हम ये बोलते हैं कि जो टाइम कांस्टेंट है वो घटेगा, यानी कि जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करेंगे, यानी टाइम कांस्टेंट टाउ जो है वो डिक्रीज करेगा। और आपको पता है कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है एन ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू टाउ। अगर टाउ डिक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा, और अगर कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में उल्टा रिलेशन होता है, यानी रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ता है। क्या आपको समझ में आया? तो मेटल के लिए हम बात करते हैं, सेमीकंडक्टर के केस में अलग होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कम होता है, पर मेटल के केस में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ता है। अब देखिए, जो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ता है उसका जो मेन इक्वेशन है, जो ओरिजिनल इक्वेशन है, एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो ये है, रो इक्वल टू रो नॉट ई टू द पावर अल्फा इनटू टी। और यहां से जो ग्राफ बनता है कॉपर के लिए वो ऐसा ग्राफ बनता है रो वर्सेस टेम्परेचर में, जो कि नीट में आया हुआ है, ऐसा ग्राफ बनता है कॉपर के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, एक लिमिटेड टेम्परेचर के लिए, एक वैलिड एक लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करके हम इस फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं, और जो मैक्सिमम न्यूमेरिकल आते हैं वो इसी फॉर्मूला पे आता है। तो जो रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन है वो है रो एट टी टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी एट इनिशियल टेम्परेचर 1 प्लस अल्फा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अच्छा, इसी का जैसा रेजिस्टिविटी का फंडा वैसा हम रेजिस्टेंस का फंडा लगाते हैं। तो रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर इक्वल टू रेजिस्टेंस एट इनिशियल टेम्परेचर 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, और अल्फा को बुलाते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये ग्राफ याद रखिएगा। डन। अच्छा, ध्यान से सुनिए, ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है रो, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, इस पे भी क्वेश्चन आया है। ये डिपेंड करता है मटेरियल के नेचर पे, कि जो मटेरियल है वो कैसा बना हुआ है, और ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो यही तो ऐसे क्वांटिटीज हैं जिसपे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अच्छा, अब हम देखते हैं ये आर नॉट और आर टी क्या है। तो आर टी क्या है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, और आर नॉट क्या है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी नॉट। अब जैसा कि आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टी जो होगा वो टी नॉट से ज्यादा है। टी नॉट क्या है, इसको रेफरेंस टेम्परेचर बुलाते हैं। इसको क्या बुलाते हैं, रेफरेंस टेम्परेचर। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो रेफरेंस टेम्परेचर लेंगे वो हम लेंगे 27 डिग्री सेल्सियस। डन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जनरली जो रेफरेंस टेम्परेचर लेते हैं वो 0 डिग्री हम कंसीडर करते हैं, पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो रेफरेंस टेम्परेचर है टी नॉट उसको 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि रूम टेम्परेचर कंसीडर करेंगे। अब जैसे इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर है वो आपके पास है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है वो है 100 ओम। 0 डिग्री मतलब रेफरेंस। आप देखिए, वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 100 ओम। तो आपसे पूछा है कि वो टेम्परेचर बताओ जब रेजिस्टेंस वायर का हो गया 117 ओम, और आपको अल्फा गिवन है, यानी कि टेम्परेचर अल्फा क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको गिवन है इतना। तो आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। टी नॉट, टी नॉट क्या है, टी नॉट रेफरेंस टेम्परेचर है, और जिसको हम 0 डिग्री सेल्सियस लेके चलेंगे। और टी टाइम पे जो रेजिस्टेंस है वो इतना है, इनिशियल रेजिस्टेंस इतना है, अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से वो टेम्परेचर कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर बिकम्स डबल ऑफ इट्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपको अगर मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस आर नॉट है, तो आपको बोला है कि ये टेम्परेचर बताइए जब रेजिस्टेंस जो हो गया 2 आर नॉट हो गया, यानी इनिशियल का डबल हो गया, और आपको अल्फा देखिए ये गिवन है। तो आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा, आर के जगह पे 2 आर नॉट 1 प्लस अल्फा के जगह पे ये,
और टी नॉट रखिएगा 0, तो यहां से वो टेम्परेचर आ जाएगा जब जो रेजिस्टेंस है वो डबल हो गया इनिशियल का, तो वो टेम्परेचर आ जाएगा। नेक्स्ट आइए कॉन्सेप्ट बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए एक तो हम रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और आपको पता है जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो करंट सम में केस होता है, करंट सम में सेम होता है। डन, करंट सेम होता है तो आर इक्विवेलेंट लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। डन। अच्छा, अगर आपके पास सिमिलर रेजिस्टेंस है, n सिमिलर रेजिस्टेंस है, तो जो आर इक्विवेलेंट होता है n टाइम्स r होता है, क्योंकि अगर 2 रेजिस्टेंस होगा तो 2r, 3 तो 3r, 4 तो 4r, तो ऐसे n है तो r इक्विवेलेंट हो जाएगा nr। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब आप रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस ऐड होता है, रेजिस्टेंस ऐड होता है तो सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो मैक्सिमम आता है। तो ऐसा अगर कभी आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि आपको रेजिस्टेंस मैक्सिमम चाहिए तो कैसे अरेंज करिएगा, सीरीज में या पैरेलल में? हाँ, सीरीज में जब आप रेजिस्टेंस को अरेंज करिएगा तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम आता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। डन। अच्छा ध्यान से देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, मान लेते हैं आपके पास 2 रेजिस्टेंस है, आपको वैल्यू गिवन है, और बाहर से बैटरी लगाए 60 वोल्ट का। डन। तो आपसे पूछा है कि ये जो 60 वोल्ट डिवाइड होगा R1 और R2 में, तो आपको बताना है कि R1 में कितना 60 वोल्ट का जाएगा वोल्टेज, वो आपको बताना है। तो इसके 2 तरीके हैं, एक तो जो कॉमन मेथड है, यूनिवर्सल मेथड है, बेसिक मेथड है वो, और एक शॉर्टकट मेथड। तो पहले बेसिक मेथड, यूनिवर्सल मेथड की बात करते हैं। तो आपको R1 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहला स्टेप फॉलो करिए। आप क्या करिए, R इक्विवेलेंट निकालिए, सीरीज में है R1 प्लस R2। दूसरा स्टेप में आप ओम्स लॉ लगाइएगा, V इक्वल टू IR। V आपको गिवन है 60, R इक्विवेलेंट निकाल चुके हैं, आप सर्किट में करंट निकालिएगा, और ये करंट दोनों में कॉमन होगा क्योंकि करंट सीरीज में सेम होता है। और स्टेप 3 क्या करिएगा, R1 के अक्रॉस ओम्स लॉ लगाइएगा, ओम्स लॉ अक्रॉस R1, तो V इक्वल टू IR। वोल्टेज निकालना है R1 के अक्रॉस, करंट है 2, R1 है 10, तो आपके पास वोल्टेज आ गया R1 के अक्रॉस। एक और तरीका है, ये तो बेसिक स्टेप है, एक और तरीका क्या है कि आपको निकालना है R1 के अक्रॉस वोल्टेज, तो मान लेते हैं उसको V1 बुलाते हैं। V1 इज द वोल्टेज अक्रॉस R1। फिर आप क्या करिएगा, जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है ऊपर उसी का रेजिस्टेंस, ध्यान से सुनिएगा, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज। वापस से सुनिए, इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है तो V1 लिख दिए, तो जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है ऊपर उसी का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। अगर आपको इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालना है V2, तो आप ऊपर R2 रखिएगा डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू V टोटल। फिर उसी तरह से पैरेलल की बात करते हैं, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। डन। अच्छा, पैरेलल में R इक्विवेलेंट इस फॉर्मूले से देते हैं। अब देखिए यहां पे हम क्या करते हैं, पॉइंट पोटेंशियल डिफाइन करते हैं कि हर एक पॉइंट का हम पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। तो देखिए बैटरी के अक्रॉस इस पॉइंट को A मानेंगे, इस पॉइंट को B मानेंगे, तो ये देखिए वायर है, तो ये भी A, ये A, ये A, और ये B, तो ये सब B। अब आप देखिए ये तीनों रेजिस्टेंस सेम वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्टेड है, इसलिए इसको पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। R इक्विवेलेंट इस फॉर्मूले से आता है। जैसे आप इस अरेंजमेंट को देखिए, इसमें आपको 3 रेजिस्टेंस अरेंज करके दिया है, आपको बोला है R इक्विवेलेंट बताइए। तो ये देखिए वायर मेथड है, तो वायर मेथड में क्या करेंगे, इस पॉइंट को A मानेंगे, तो ये पूरा वायर है, प्लेन वायर है, तो ये पॉइंट भी A। सिमिलरली इस पॉइंट को B मानेंगे, ये पूरा वायर है, तो इस पॉइंट को भी B मान लेंगे। ये सब RR है आपके पास। अब आप क्या करिएगा, A पॉइंट को इधर लिखिएगा, B पॉइंट को इधर लिखिएगा, और आप देखिएगा A और B के बीच में कितने रेजिस्टेंस आ रहे हैं। A और B के बीच में पहला, फिर A और B के बीच में दूसरा, फिर A और B के बीच में तीसरा, यानी ये तीनों रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में कनेक्टेड है। और अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो R इक्विवेलेंट हम लिखते हैं R बाय N। देखिए अगर आपके पास बहुत सारा रेजिस्टेंस, सिमिलर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है N, तो जो R इक्विवेलेंट लिखते हैं वो R अपॉन N लिखते हैं। N क्या है कि कितने रेजिस्टेंस है, यहाँ सिमिलर रेजिस्टेंस है, R अपॉन N लिखिएगा, N की जगह पे 3, तो R बाय N। जैसे आप एक और क्वेश्चन करके देखिए, इसमें आपको देखिए ये 4 रेजिस्टेंस है, अब आपको निकालना है इस 4 रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट। तो आप क्या करिए, इस पॉइंट को A मानिए, और सिंस ये वायर का बना हुआ प्लेन वायर, तो सब पॉइंट B हो जाएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं चारों रेजिस्टेंस जो है वो दोनों A B पॉइंट के बीच में है, और सिमिलर रेजिस्टेंस है तो R इक्विवेलेंट R बाय N लिखेंगे, N के जगह पे 4, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 4।
सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब आप क्या करिए, इस पॉइंट को ए मानिए और इस पॉइंट को बी मानिए, तो ये प्लेन वायर, ये सब पॉइंट ए। सिमिलरली ये पॉइंट बी, ये प्लेन वायर, ये प्लेन वायर, ये प्लेन वायर, ये सब पॉइंट बी। अब आप देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है ये सेम पॉइंट के बीच में है। अगर सेम पॉइंट के बीच में है तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो दोनों अगर सेम हो गया तो ये तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अगर ये रेजिस्टेंस सेम पोटेंशियल के बीच में है, या पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो यहां करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इस रेजिस्टेंस को हम काउंट नहीं करेंगे। फिर आप इन दोनों रेजिस्टेंस को देखिए, दोनों रेजिस्टेंस सेम पॉइंट के बीच में, तो सेम पॉइंट के बीच में पैरेलल हो गया। पैरेलल में R/N लिखते हैं। R क्या है 2, कितने रेजिस्टेंस है 2, तो आपके पास R इक्विवेलेंट आ गया 1। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है।